हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज। आपके आने वाले एग्जाम में यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2025 के लिए सामान्य हिंदी का टेस्ट सीरीज। हम लोग इस दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट सीरीज की जो ये सीरीज चल रही है, ये दो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया से देख लिया है। अब हम लोगों की ये तीसरी टेस्ट सीरीज देखने जा रहे हैं, सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज की जो खास बात है दोस्तों, इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन रखे यानी 60 क्वेश्चन है। हालांकि आपका क्वेश्चन तो जो वहां देखने को मिलेगा वो 200 क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ केवल आपका जो हिंदी सामान्य हिंदी वाला पोर्शन है उसको जो है सॉल्व करवा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तीसरे में आपको जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे, ज्यादातर आपको सारे के सारे नए प्रश्न इसमें रखे गए हैं, जिससे क्योंकि पुराने प्रश्नों की प्रैक्टिस तो लगभग हर बच्चों की होती है। जो नए प्रश्न होते हैं जो उसको फोड़ लेगा, तो आपको जो है उससे जो है फाइट करने में ज्यादा आसान होती है। तो दोस्तों, अभी जो यूपी पीसीएस का आप लोगों का जो रिजल्ट आया है वो बहुत सारे जो है बच्चों को निराश किया। तो अगर आप उसमें अगर नहीं हो पाए हैं किसी वजह से, तो आपके लिए एकमात्र जो है चांस बचता है यूपी आरओ एआरओ में अपनी पूरी ताकत लगा देना, क्योंकि इसी में हम लोगों की पूरा जो है एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। तो चलते हैं हम लोग बिना देरी किए, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। और आप लोग जो लोग भी हमसे जुड़े होंगे, जो लोग जानते हैं, हमें अच्छी तरह से पहचानते हैं, हम एक एक प्रश्नों को जो है तोड़ मरोड़ कर ऐसा बताते हैं कि एक ही टेस्ट सीरीज में आपको 4 टेस्ट सीरीज का फायदा मिले। यानी हर एक विकल्प को क्लियर करके प्रश्न के ऊपर ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी चीजों को क्लियर करते हैं। तो आप लोगों को अगर जरा सा भी अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आगे देखते हैं, हम लोग चलते हैं, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं यहाँ से। बहुत ही बढ़िया। यहाँ देखते हैं, आप लोगों को जैसा कि मालूम है, जो सामान्य हिंदी का टेस्ट सीरीज होता है, ये मतलब पेपर होता है आपका। इसमें जो क्वेश्चन की संख्या होती है 60 होते हैं, हालांकि मैं कई बार बता चुका हूँ। और इसमें कुल 6 टॉपिक होते हैं। 6 टॉपिक में हर एक टॉपिक से 10 प्रश्न आते हैं, तो मिलाकर कुल 60 प्रश्न हो जाते हैं। तो उसी में से 6 टॉपिक में हर एक टॉपिक के 10-10 प्रश्न है, और इसमें मिक्स कर दिया है। ऐसा नहीं कि पहले विलोम आएगा फिर पर्यायवाची, आपको रैंडमली कोई भी मिल सकता है। तो इससे आपका आईक्यू लेवल जो है वो अच्छा सा चेक किया जाता है कि हाँ आप कहाँ तक हैं। तो चले हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न में। तो इसमें जो आपको पूछ रहे हैं दोस्तों, कौन सा शब्द संकीर्ण का विलोम है। यहाँ एक आपको शब्द दिया है संकीर्ण, कह रहे हैं इसका विलोम बताइए कौन सा है। यहाँ पर जरूर देखिए, नहीं है कि है, इस बात को जरूर मार्किंग किया करिए। तो संकीर्ण का आप लोग मानते हैं, समझते हैं सिकुड़ा हुआ। तो संकीर्ण मतलब सिकुड़ा हुआ, क्योंकि विलोम हो या पर्यायवाची हो, किसी भी इसमें सबसे अच्छा समझने का जो ट्रिक होता है, आपको शब्दों की मीनिंग आनी चाहिए। आपको अगर मीनिंग आती रहेगी तो आप तुरंत हर हाल में उसको सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो संकीर्ण का मतलब सिकुड़ा हुआ होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा। इसका मतलब जो हो जाएगा आपका विस्तीर्ण, मतलब फैला हुआ। विकल्प नंबर आपका जो हो जाएगा वो पहले वाले का ए हो जाएगा, विस्तीर्ण। ये हो जाएगा आपका पहला हो गया। और आपको यहाँ पर और जो चीजों को क्लियर हम लोग कर दे, उत्थान का मतलब ये होता है शुरुआत, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंत हो जाता है। तो और ये विशिष्ट, विशिष्ट मतलब क्या होता है, जैसे स्पेशल, तो इसका उल्टा जो है विलोम हो जाएगा, वो सामान्य हो जाएगा, सामान्य। और विकर्ण का आप लोग जानते हैं, जो आमने सामने के दो कोने मिलाए जाते हैं, इसका हालांकि उल्टा सीधा हो जाता है। आगे देखें हम लोग अब दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में आपसे क्या पूछ रहे हैं, दूसरे वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है शुक्ल, शुक्ल का विलोम पूछ रहा है दोस्तों। तो कुछ लोग जो है जल्दबाजी में, जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे, सोचेंगे शुक्ल का या शुक्ला होगा, ऐसा कर देते हैं, बहुत लोगों को मैं देखा हूं। तो शुक्ल का जो विलोम होता है दोस्तों, वो कृष्ण होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं, जैसे एक आप लोग को समझने के लिए थोड़ा बता दूं, अमावस्या हो गया, ये पूर्णिमा हो गया। तो अमावस्या के बाद जो है, जो अमावस्या आता है यानी अंधेरा, तो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जो चंद्रमा होता है, तो वो जो है बढ़ता जाता है, तो इसे कृष्ण पक्ष बोला जाता है, कृष्ण पक्ष। और पूर्णिमा से अमावस्या के बीच जो होता है, आप लोग चांद को देखेंगे वो छोटा होता जाता है, यानी उसे अनहरिया यानी कृष्ण, उसे जो है वो शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो यही होता है। तो शुक्ल का क्या हो जाता है, कृष्ण हो जाता है। तो उदार का मतलब क्या होता है, दयालु होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, उदार का मतलब दयालु,
और इसका जो उल्टा हो जाएगा वो आपको घृणित हो जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति जो घृणा करता हो, दयालु उसके अंदर दया न हो। और यहाँ तो शुक्ला का अर्थ यहाँ कुछ है ही नहीं, वैसे दे दिया है। आगे देखें, यानी शुक्ल का आप कृष्ण उल्टा करोगे, अगर कृष्ण दे रहेगा तो आप शुक्ल करोगे। आगे देखें हम लोग यहाँ तीसरे वाले में दोस्तों आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। देखें, इसमें जो आपसे पूछ रहे हैं कि एक निर्भीक, निर्भीक का विलोम बताइए। निर्भीक का कौन सा विलोम नहीं है, यहाँ जरूर सतर्क हो जाइए। कह रहे हैं नहीं है, तो निर्भीक का मतलब पहले ये समझ लीजिए, हिम्मत वाला होता है, साहसी जो व्यक्ति होता है या हिम्मत वाला होता है उसे निर्भीक बोला जाता है। तो निर्भीक का उल्टा क्या हो जाएगा? डरपोक हो जाएगा। तो निर्भीक का उल्टा ये कातर भी होता है, कायर भी होता है, भयभीत भी होता है, डरपोक भी होता है। ये सब जो है निर्भीक के उल्टे हैं। तो निर्भीक का जो कह रहे हैं कि पर्यायवाची मतलब विलोम नहीं है, तो विलोम नहीं है तो ये साहसिक जो है ये निर्भीक का विलोम नहीं है, बल्कि निर्भीक का ये पर्यायवाची है। तो निर्भीक का दूसरा नाम है साहसिक या हिम्मत वाला। तो विकल्प नंबर सी आपका उत्तर हो गया। बाकी आप समझ गए। आगे हम लोग देखें तो ये वाले चौथे में हम लोग देख रहे हैं, चौथे वाले प्रश्न में, चौथे वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शब्द उदार, उदार का विपरीत अर्थ है। तो उदार का विपरीत अर्थ क्या होता है दोस्तों? आप लोग जानते हैं उदार मतलब एक तरह का दयालु होता है, तो इसका जो विपरीत अर्थ होता है अनुदार होता है। विकल्प नंबर यहाँ डी हो जाएगा। तो ये डी वाला आपका तो उत्तर हो गया। कह रहे हैं विपरीत अर्थ, उदार का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुदार हो जाएगा। और अब जो बाकी और तीन है उसके बारे में हम लोग समझ ले। कठोर का मतलब ये आप लोग जानते हैं हार्ड होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ये जो है कोमल हो जाएगा, यानी नरम। तो आप लोग विलोम में एक ध्यान और दीजिएगा, जिस वर्जन में आपको पूछे उसी वर्जन में आपको उत्तर देना है। जैसे संस्कृत वर्जन में आपको पूछा है तो संस्कृत वर्जन में ही आपको विलोम भी बताना है। ऐसा नहीं किसी भी वे में आप उल्टा कर दोगे तो उसका अर्थ हो जाएगा। तो कठोर का यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। और यहाँ निर्भय, निर्भय मतलब वही हो जाएगा जो हिम्मत वाला होता है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा, भय। भय मतलब डर। और अपव्यय, अपव्यय मतलब अधिक खर्चीला करने वाला, मतलब ज्यादा फिजूल खर्ची जो होता है उसे अपव्यय बोला जाता है। और इसका उल्टा जो है अल्प व्यय होता है, अल्प व्यय। तो यहाँ इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। हमारे पास लिखने की व्यवस्था थोड़ा नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा हिंट कर देता हूँ। आगे देखें, पांचवे वाले में जो हमसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम, कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है। यानी विलोम का जोड़ा दिया है, एक तरफ शब्द है एक तरफ उसका विलोम है, जोड़े के रूप में दिया है, और कौन सा त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है उसे बताना है। यहाँ पर जरूर मार्किंग कीजिए, त्रुटिपूर्ण पूछ रहे हैं यानी जो गलत है आपस में। तो जड़, जड़ का उल्टा चेतन होता है। जैसे पांव हमारा जड़ हो गया और मस्तक हमारा जो है चेतन हो गया, तो जड़ का उल्टा चेतन। ये तो सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है, अभी गलत जोड़ा नहीं मिला। अज्ञ का विज्ञ होता है, यस, तो ये भी बात सही है। अज्ञ मतलब जो थोड़ा सा ज्ञानी होता है, विज्ञ मतलब जो मूर्ख होता है, मतलब ज्ञानी नहीं होता है। तो ये हो गया, ये भी सही है अपनी जगह पर। और आकर्षण का प्रतिकर्षण भी कहीं कहीं लिखा जाता है, और विकर्षण भी, यस ये भी सही है। और अनुग्रह का दोस्तों विग्रह होता है, आग्रह नहीं होता है। अनुग्रह का पर्यायवाची आग्रह होता है, मतलब एक तरह का निवेदन करना। तो इसका जो अनुग्रह का उल्टा होगा यहाँ पर ये विग्रह होना चाहिए था, विग्रह। तो ये होता है, तो यही आपका आंसर हुआ, डी वाला यही त्रुटिपूर्ण है, यहीं पर गलतियां थी। आगे देख, ये छठवें वाले में हमसे जो पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अमावस्या का विलोम है। यस, बहुत ही बढ़िया। अभी ये बात मैंने चर्चा किया था जब शुक्ल और कृष्ण आपको बता रहा था। तो अमावस्या का विलोम क्या होगा? पूर्णिमा होता है, यस। विकल्प नंबर बी आप लोग समझ गए होंगे। और शुक्ल का अभी मैंने बताया था कृष्ण होगा आपका, आप लोग ये समझ गए। और यहाँ पर बहिरंग, बहिरंग मतलब जो बाहरी होता है, इसका उल्टा जो होगा क्या होगा? अतरंग, अतरंग हो जाएगा। और कृष्ण का तो यहाँ वही शुक्ल हो जाएगा उल्टा, यही वाली बात हो गई जहाँ ये चीज मैंने बताया। तो हो गया हमारा यहाँ अमावस्या का उल्टा पूर्णिमा होगा। तो इसलिए हम दोस्तों करते चलते हैं, क्योंकि हम एक ही टेस्ट सीरीज में सिर्फ हमारा जो सिद्धांत होता है
कि हम आम खाएं, गुठलियां न गिने, क्योंकि गुठलियां गिनने से अच्छा है हम आम ज्यादा खाएं। तो वही हमारा सिद्धांत है कि एक ही गागर में सागर भरने वाला वही सिद्धांत। आगे देखें हम, देखें सातवें में हमारा जो है, ये सातवां में क्या कह रहे हैं, जो पान करने योग्य न हो। अब देखिए जो अनेक शब्दों का एक शब्द है वो आ गया, कोई भी आ सकता है 6 टॉपिक में से। जो पान, पान का यहाँ मतलब वो पान चबाने वाला नहीं, पान का मतलब यहाँ पर ड्रिंक मतलब पीने वाला है, पीना। तो जो पान करने योग्य न हो तो उसे क्या कहते हैं, अपेय। जो पीने योग्य हो उसे पेय बोला जाता है, जो पीने योग्य न हो उसे अपेय बोला जाता है। तो विकल्प नंबर डी यही आपका आंसर होगा। और ये हो गया, ये आपका ये हो गया। और यहाँ पर जो अगम्य का मतलब है, जहां जाया न जा सके उसे आगम्य बोला जाता है। अभक्ष, भक्ष का मतलब मार कर खाने वाला, जैसे होता है कि हम लोग कहते हैं ना ये नरभक्षी है या भक्षी है, तो इसका मतलब भक्ष का मतलब मार कर खाने वाला, अभक्ष मतलब जिसे मारा न जा सके, तो वो होता है। तो यही है। तो आपका सारा चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। अपशय का यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल सातवां का उत्तर आपका डी हुआ। तो एक एक बातों को हम लोग समझते चलेंगे। अब यहाँ हम लोग आठवें का देखते हैं। यहाँ पर जो हमसे पूछ रहे हैं, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं, एक शब्द में। तो व्याकरण के जो ज्ञाता को बोला जाता है, कुछ लोग कह देंगे कि भाई जो है ये व्याकरणी होता है या व्याकरण कर्ता होता है, तो नहीं। यहाँ पर आप लोग इस बात को थोड़ा सा कहीं नोट कर लीजिएगा, व्याकरण होता है। थोड़ा सा लगता नहीं है लेकिन यही है, ज्यादातर लोग यही व्याकरण कर्ता कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो व्याकरण हो जाएगा व्याकरण के ज्ञाता को, जो व्याकरण जानता हो। और यहाँ पर ये शब्द आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिए गए हैं, इन पर ध्यान न दीजिए। आगे चले हम लोग नौवें पर। नौवें पर हमसे जो पूछ रहे हैं, जिस पर हमला न किया गया हो उसे एक शब्द में आप क्या कहेंगे, जिस पर हमला न किया गया हो। स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस पर हमला किया गया हो आक्रांता उसे बोला जाता है ये। और जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत बोला जाता है, ये डी वाला। तो अंत में ता नहीं लगेगा, लेकिन जब हमला किया गया हो तो अंत में ता रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो विकल्प नंबर डी अनाक्रांता हो जाएगा। और ये हो जाएगा। और आक्रमण मतलब जहां हमला किया जा सके, मतलब जो हमला किया जा गया हो वो आक्रमण होता है। आगे चले हम लोग, आगे देखते हैं क्या है हमारा 10वें में। 10वें में हमारा क्या है, रिक्त। रिक्त मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमें जो पुश्तैनी जो संपत्ति मिलती है, यानी उत्तराधिकार में अपने पिछली पीढ़ी से जो हमें संपत्ति मिलती है, तो उसे रिक्त बोला जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोला जाता है। विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पहले का अगर हम लोग देख लें, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु जो होती है, तो उसे एक तरह के हम लोग गिरवी बोल देते हैं। ये गिरवी हो जाता है। अपनी इच्छा से दूसरों की जो है सेवा करने वाला उसे क्या कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा आरएसएस, तो उसी में ये छिपा होता है, स्वयं सेवक। तो जो दूसरों को सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से जो दूसरों की सेवा करता है उसे स्वयं सेवी या स्वयं सेवक बोला जाता है। और उत्तराधिकार का तो मैंने बता ही दिया, रिक्त होता है एक शब्द में। किसी से लिया गया उधार पैसा क्या होता है, ऋण होता है, कर्ज होता है। तो ये हो गया, हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आगे देखें अब हम लोग 11वें में। अब देखें यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, बिना पलक गिराए या झपकाए, इसको हम एक वाक्य में क्या बोलेंगे, बिना पलक गिराए या झपकाए। तो स्वाभाविक सी बात है, इसको हम लोग एक शब्द में एकाटक कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना एकटक देख रहा है वो हमें, तो उसे जो है एकटक तो यहाँ है नहीं, तो इसे हम लोग अनिमेष कहते हैं। तो अगर मतलब पलक गिराए जो किसी को देखा जाता है तो उसे निमेष, अगर बिना पलक गिराए किसी को देखा जाता है तो अनिमेष। तो विकल्प नंबर यहाँ हमारा डी हो जाएगा। और अनिकेत क्या होता है, निकेत का मतलब घर होता है, आवास होता है। अलग्यत, अ का मतलब यहाँ नॉट होता है। तो मतलब जिसके पास घर नहीं हो, अपना आवास नहीं हो, उसे अनिकेत कहा जाता है। तो ये हो गया। आगे अगर हम लोग देखें, अब यहाँ तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। आगे हम लोग देखें, ये हमारा क्या है 12वें वाले में।
12वें में हमें देखें, यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को दिख रहा होगा 12वें में, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात, आघात का मतलब यहाँ चोट हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, तो इसके एक शब्द में क्या कहते हैं, तो इसे हम एक शब्द में मर्माहत बोलते हैं। तो आपको मर्माहत से संबंधित कंफ्यूज करने के लिए कई सारे शब्द दे दिए हैं, तो लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिए, ये मर्माहत जो होता है यही होता है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। तो विकल्प नंबर सी यही आपका आंसर है। आगे देखें 13 वाले में, 13 वाले में जो हमसे पूछा जा रहा है, ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर अशुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला आ गया है। अब मैंने बताया ना, कोई भी आ सकता है, तो शुद्ध वर्तनी वाला आ गया, तो इसमें कह रहे हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपको शुद्ध वाक्य वाला पहचानना है, यानी शुद्ध सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, तो इसी से संबंधित चारों हैं। तो ऐसे बताना है, देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, तो यहाँ देखो पर विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा, ये तो सभी में है, यहाँ तो सही है, यहाँ ये वाला पोर्शन तो सब में सही है, सेम है। फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, तो मेरे भाई मक्खियां भिनभिनाने का कार्य करती हैं, भंवरे जो है वो गुंजन करते हैं, गूंज करते हैं, तो इसे जो है गुंजन बोला जाता है। भंवरे गुंजन करते हैं, तो यहाँ पर कहाँ गुंजार होगा, यहाँ है, तो गुंजन से ही गुंजार हो जाता है, यहाँ पर ये वाला है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका, यही आंसर है। आगे देखें हम लोग 14 वाले में, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित करिए। तो फिर वही बात है, शुद्ध वाक्य जो होगा उसे हमें जो है चिन्हित करना है, बताना है। तो देखें क्या है यहाँ पर, उसका प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्राण पखेरु का मतलब होता है दोस्तों उड़ गए, इसका मतलब उसका मृत्यु हो गया, देहांत हो गया, तो ये नहीं होगा, उसके प्राण निकल गए। तो उसके प्राण निकल गए, ये वाला सेंटेंस सही होता है, उसके प्राण निकल गए, तो यही सही है। बाकी उसका प्राण उसका खत्म हो गया, प्राण उसका निकल गया, तो ये सब सही नहीं है, सही यही वाला है। ये कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम लोग देखें ये 15 वाले में, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, मैं शुद्ध वाक्य को बताना है, यहाँ पर जरूर मार्किंग करिए, अशुद्ध नहीं शुद्ध वाक्य को बताना है। तो यहाँ करें हैं, राजू निरपराधी है, तो अपराध का उल्टा निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है। तो यहाँ पर ई की मात्रा अनावश्यक लगा दिया, ये न रहता तो ये सही हो जाता, इसकी वजह से ये गलत हो गया। अब हमें सही ढूंढे, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं लग रहा है, सही होना चाहिए, अभी तो सही मान लेते हैं, लेकिन हम आगे पढ़ते हैं। ऐसे वाले प्रश्न में आप बिना सारे सेंटेंस को पढ़े कोई भी निर्णय न लीजिएगा। तो यहाँ देखें, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। संवाद ऐसे नहीं लिखा जाता है मेरे भाई, संवाद ऐसे लिखा जाता है, संवाद, संवाद नहीं होता है, संवाद होता है, तो इसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, तो दोस्तों अहिल्या में ये जो बड़ी ई लगा दिया, यहाँ पर ये छोटी ई होना चाहिए था, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब यही हमारा ये अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यही वाला सत्य है। आगे अगर हम लोग देखें ये 16 वाले में, तो इसमें जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ शुद्ध नहीं अशुद्ध पूछा है, तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है वो बताना है। तो देखें एक साहित्यकार हैं, जो है हमारे हिंदी के क्षेत्र में, आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में, राहुल सांकृत्यायन। तो सांस ये स नहीं होता है आधा, सांकृत्यायन ऐसा नाम है, ये आधा स नहीं होता है, ये संस्कृत में ऐसा होता है। तो राहुल सांकृत्यायन, तो ये आधा सा लगा दिया, इसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया, इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया। तो इस सीधी सी बात यही वाला सही होगा, क्योंकि हमसे अशुद्ध पूछा है, तो हमें अशुद्ध सीधा सीधा दिख गया, तो हम यही जो है इसी को बता देंगे, और यहाँ से हम बताकर निकल सकते हैं, क्योंकि जहां हम 100% क्लियर हों तो खूंटा वहीं गड़ेगा, तो वहीं आप खूंटा गाड़ के भाग जाइए अपना समय बचाकर। तो इसलिए जो है आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हम तो पढ़ा रहे हैं, हमारा काम है बताना। तो मैथिली शरण गुप्त, ये भी सही है, आनुषंगिक ये भी सही है, मेघनाथ ये भी सही है, तो सब सही है, ए वाला गड़बड़ था, तो ए वाले को हमने बताया। तो देखें 17 वाले में क्या गड़बड़ी है, यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी वाले को चुनना है जो शुद्ध हो।
तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कवि मेल को कहा जाता है और कवित्रीय जो है फीमेल को। तो जो मेल कविता रचते हैं उनको कवि और जो फीमेल रचती हैं उन्हें कवित्री। तो यहाँ पर कवियत्री दे दिया है, गड़बड़ है। कवित्री ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। यही कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। विकल्प नंबर सी ये वाला सत्य है आपका। आगे देखें हम लोग 18 में, नीचे दिए गए शब्द में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है ये बताना है हमें, यानी जो शुद्ध है उसी को बताना है। तो अकाल नहीं अकाल होता है, ये आ का मात्रा यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गया। आजीविका, आजीविका जो है नहीं आजीविका होता है, तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होना चाहिए था, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं अनुग्रहित होता है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। इसका मतलब जो तीनों ये गड़बड़ है, तो चौथे के बारे में हमें पता हो या ना हो तो आंसर वही होगा। तो आंसर आप ये लगा देंगे, क्योंकि सन्यासी ऐसे ही लिखा जाता है, स पे अंक का होता है और य पे आधा न होता है, सन्यासी। आगे देखें, ये देखें अब हमें तत्भव तत्सम आ गया। तत्भव तत्सम आप लोग जानते हैं, मैंने बताया है कई बार, जो लोग नहीं जानते होंगे ध्यान से देख लें। जैसे आपका नाम घर पे कुछ और है, स्कूल में कुछ और है। अब जैसे मान लीजिए स्कूल का नाम आपका संजय है, संजय है, और वही स्कूल का नाम घर आते आते पता लगा संजू हो गया, तो ये मॉडिफाइड हो गया। तो जो मॉडिफाइड हो गया वो तत्भव है, यानी जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए और हिंदी में पहुंचते पहुंचते मॉडिफाइड हो गए, थोड़ा सा बदल गए, वो तद्भव हो जाएगा। और जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए और जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में आ गए, तो वो आपका जो है तत्सम हो जाएगा। जैसे आपका स्कूल का नाम संजय है, तो घर पर भी आपका नाम संजय ही होगा, तो ये हो जाएगा। जैसे आपका स्कूल में नाम सूरज है और घर पे आते आते सूर्या हो गया, तो आपका जो है वो तद्भव हो गया। अगर लेकिन घर पर भी वही सूरज है तो इसका मतलब वो तत्सम हो गया। इस तरीके से याद रखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हल्दी भी देखे थे हम लोग, क्या है ये हल्दी का पूछ रहे हैं तत्सम क्या होगा। तो हल्दी का तत्सम जो होता है दोस्तों, यहाँ पर जो लोग पढ़े होंगे यहाँ जानते होंगे, हरद्रिका लिखा है, सीधा सा गलत है। हर ही लिखा है, ये भी गलत है। जो लोग कंफ्यूज करेंगे ये हरिद्रा और हल्दिका में, तो दोस्तों ये हरिद्रा होता है, हल्दिका नहीं होता है। हल्दी एक तत्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है, इसका जो तत्सम होता है ये हरिद्रा होता है। विकल्प नंबर डी। आगे देखें, तो ये वाला हमारा 20वां में हम लोग पहुंचे हैं। तो संस्कृत के वे शब्द, अभी वही जो मैंने बात बताया वही वाला एक परिभाषा के रूप में पूछ दिया है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वही बात मैंने बताया। तो आप वही बात समझ लीजिए, जो नाम आपका स्कूल में है सेम टू सेम घर पर प्रयोग किया जाता है, तो तत्सम हो गया। तो वही बात, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या हुआ भाई, तत्सम हो गया, सीधी सी बात। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने का होने की जरूरत नहीं है। 21 वाले में हम लोग देखते हैं। 21 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, ये क्या कह रहे हैं कि ये नीचे दिए गए तत्भव तत्सम का जोड़ा है, तत्सम तत्भव का जोड़ा है, उन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है उसे बताइए। गलत वाले को बताना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दूध का दुग्ध होता है, ये दुग्ध एक तत्सम है, यानी पहले तत्सम तद्भव का जोड़ा दिया है तो पहले तत्सम होना चाहिए फिर तद्भव। तो दुग्ध एक तत्सम है, इसका तद्भव दूध होगा, तो यस ये बात सही है। और क्षीर का खीर होता है, यस। कहीं भी आपको ये छ से छतरी वाला दिखे तो ये तत्सम होगा और इसका तद्भव बनाना होगा, तो ये ख बना देंगे तो अपने आप बन जाएगा। इस बात को याद रखे रहिएगा। तो क्षीर का खीर हो गया, ये भी सही है। और ये घृत एक तत्सम है, इसका घी जो तद्भव जो है घी हो जाएगा, ये भी सही है। तो तीन हमें जब 100% क्लियर है, स्वाभाविक सी बात यही गड़बड़ होगा। क्यों गड़बड़ होगा, इसे हमने एलिमिनेट करके माध्यम से बता दिया और आपको समझने के लिए भी बता रहे हैं। ये दही तत्भव है, इसका तत्सम जो होता है दधी होता है, तो दधी तत्सम है, इसका तद्भव दही होगा, तो यहाँ दही की जगह पर ये दधी होना चाहिए था, तो इसलिए ये गड़बड़ हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, ये 22 में पर्यंक, पर्यंक का तत्भव क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है, इसने बता दिया आपको, कहा नहीं लेकिन आप समझ जाएंगे। पर्यंक का तत्भव बताइए, इसका मतलब पर्यंक तत्सम है, तो पर्यंक तत्सम है, इसका तत्भव क्या होगा, पलंग होगा।
विकल्प नंबर ये डी वाला हो जाएगा, पलंग। और यहाँ पर जो भी आपको चीजें दिए गए हैं सब कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, यहाँ ये निरर्थक है। आगे देखें 23 वाले में, दिए गए तद्भव तत्सम, तत्सम और तद्भव शब्द के युग्म यानी तद्भव तत्सम और तद्भव का जोड़ा है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है यानी कौन सी गड़बड़ है। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर पुराण का पुराना हो जाता है, पुराण एक तत्सम है, इसका तद्भव जो है पुराना। तो यस ये बात तो सही है, लेकिन अभी हमें त्रुटिपूर्ण खोजना है जो जहां पर गलती है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, कपाट कपड़ा, तो यस यही गलती है, क्योंकि कपाट ये जो कपड़ा तद्भव है इसका तत्सम करपट होता है, करपट। और जो कबाड़ होता है, कबाड़ का भी तत्सम जो है करपट होता है, तो दोनों के कई होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब त्रुटिपूर्ण यही है, बी वाला हमारा जो है यही गलती है। और आषाढ़ का आषाढ़ ये वाला थोड़ा सा छोटे सा बड़े सा का अंतर है, ये भी सही है। और गंभीर का गहरा, ये सब सही है, गलती यहीं पर थी बी वाले में। आगे देखें हम लोग, ये 24 वाले में क्या है, श्रृंगार दिया है। तो श्रृंगार आप लोग जानते हैं, कुछ लोग जो है श्रृंगार ऐसे ये वाला लगाते हैं, ये डंडी नहीं रहेगा इसमें। तो श्रृंगार में केवल इतना ही रहता है, और ये वाला श्रृंगार जो है ये तत्सम होता है। तो ये वाला श्रृंगार जो है तत्सम है, तो इसका आपसे तद्भव पूछ रहे हैं, तो तद्भव आपसे ये वाला श्रृंगार हो जाता है, विकल्प नंबर ए। और बाकी सब यहाँ निरर्थक हैं। आगे देखें, आप लोग कहेंगे सर इसको क्यों नहीं क्लियर किया, भाई इसका कोई मीन ही नहीं है, तो इसको क्या क्लियर कर सकते हैं हम। आगे देखें, ये वाले में हम लोग 25 वाले में अगर देखते हैं, तो किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो विशेष विशेषण आ गया, मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण का मतलब जो शब्द विशेषता बताए जाते हैं। जैसे गाय काली है, तो यहाँ गाय की विशेषता बताई जा रही, भाई ने गाय काली है, तो गाय विशेष से हो गई, और जो काला है वो गाय की विशेषता बता रहा है, तो काला विशेषण हो गया। यही बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी विशेषण प्रयोग हुआ है लेकिन वो गलत तरीके से हो गया है। तो देखें, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, तो यहाँ जो प्रबुद्ध जन है ये जो है विशेषण है, तो अपेक्षा किससे हमारी, प्रबुद्ध जनों से है, तो ये प्रबुद्ध ये वाला तो हमें ध्यान देना है पहले, यहाँ मार्किंग कर दूं नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होगा। ये गलत विशेषण का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, हमारी अपेक्षा किससे, प्रबुद्ध जनों से, तो यहाँ सही है। यहाँ देखते हैं, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, कितना गलत तरीके से प्रयोग किया गया है, गलती हम लोगों को दिख गया, क्योंकि यह जो है यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, तो यहाँ महिलाओं का सरकारी अस्पताल, तो ये वाला होता है, ये सरकारी यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए था, तब सही रहता, यानी गलती यही है, तो बी वाला आपका आंसर हो गया, यहीं पर गलती था। तो कविता परिसमयी होती है, यह सही प्रयोग हुआ है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम का न आया, तो ये भी सही है, सब जगह सही विशेषण प्रयोग हुआ, बी में सही नहीं था। आगे अगर हम लोग देखें ये 26 वाले में अगर, तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। वही बात है ना कि ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करती है, संज्ञा को बताती है कि हाँ उसका एक मर्यादा तय करती है ना, तो विशेषण होता है। जैसे गाय काली है, तो गाय की यहाँ जो मर्यादा तय कर रहा है काला वाला कर रहा है, तो 26 का आपका जो है आंसर ए वाला हो गया, विशेषण ही होगा। आगे देखें 27 में, अचूक विशेषण के साथ प्रयोग होने वाला संज्ञा है, तो यहाँ पर देखें अचूक विशेषण के साथ प्रयोग होने वाली संज्ञा क्या है। तो अचूक जैसे होता है ना, अचूक मतलब क्या होता है, जो चूक गया। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जैसे जो हमने निशाना लगाया लेकिन चूक गया, तो ये क्या हो गया, चूक या अचूक क्या होता है, ये निशाना में प्रयोग होने वाली संज्ञा होती है, तो ये विशेषण होती है एक तरह की, तो ये निशाना में आता है चूक अचूक। यस, तो यहाँ कुछ लोग नेत्र में डाल देंगे, तो नहीं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखें, यहाँ पर हमारा जो 28वें वाले में है, वो सीता की पुस्तक पुरानी है। तो सीता की पुस्तक पुरानी है, कितना सिंपल सा सेंटेंस दिया है इसमें,
तो सिंपल से सेंटेंस दिया है, सीता की पुस्तक पुरानी है। तो इसमें पुस्तक क्या है, विशेष है, विशेषण है, क्या है? तो स्वाभाविक सी बात है मेरे भाई, सीता की पुस्तक पुरानी है। तो यहाँ सीता की विशेषता नहीं, सीता तो एक यहाँ पर वो संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है वो पुस्तक की बताई जा रही है। तो पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, तो पुस्तक आपका विशेष्य हो गया। और पुस्तक पुरानी है, यानी पुस्तक की पुराना शब्द क्या है, एक विशेषण है जो पुस्तक की विशेषता बता रहा है। तो जिसकी बताई जा रही है, पुस्तक की बताई जा रही है, पुस्तक विशेष्य होगा। क्या बताई जा रही है, पुरानी है, वो विशेषण हो गया। तो ये पुरानी क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। तो 28 का आपका उत्तर बी हुआ। आगे हम लोग अगर 29 पे देखें, ये 29 में, सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। फिर वही बात, ऊपर ही वाला अगर आप समझ गए होंगे तो इसके बड़े अच्छे से इसको फोड़ सकते हैं। देखें, सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो सोहन एक अच्छा विद्यार्थी, ये अच्छा वाला जो शब्द है दोस्तों, यही जो है आपका जो है ये विशेषण है। तो इस वाक्य में विशेष अच्छा आपसे पूछ लिया है, तो विशेष। तो यहाँ विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है भाई। सोहन तो एक विद्यार्थी, सोहन क्या है, सोहन एक विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी आपका जो है वो विशेष्य हो गया। अगर विशेषण पूछा होता तो हम अच्छा बता देते, क्योंकि अच्छा वही बता रहा है। तो विद्यार्थी क्या हो गया, यहाँ विशेष्य हो गया। तो इस वाक्य में ये सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष से क्या होगा, विद्यार्थी होगा। तो डी हो जाएगा, 29 का हमारा डी हो गया। आगे हम लोग देख लें, ये अच्छा है, ये अच्छा अगर पूछा होता तो हम विशेषण बताते। आगे देखें, ये 30 में, पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी दोस्तों एक तरह का गुण होता है, जैसे वह पापी है, तो एक तरह की उसकी क्वालिटी है पापी होना ना, तो इसमें गुणवाचक संज्ञा ही होगा, गुणवाचक विशेषण ही होगा। ये गुणवाचक विशेषण जैसे किसी का रंग बताना, रूप बताना, होलिया बताना, किसी का कर्म बताना, वह जो है गुणवाचक विशेषण हो जाता है। संख्यावाचक में जहाँ संख्या की बात आए, जैसे उसके पास 40 गाय हैं, तो यहाँ संख्या आ गया 40, तो वो संख्यावाचक विशेषण हो गया। परिणामवाचक में जहाँ मात्रा की बात आती है, नाप तौल की बात आती है, जैसे उसने बहुत दूध पिया, तो यहाँ पर जो है ये परिणामवाचक विशेषण हो गया। सार्वनामिक में जहाँ सर्वनाम का प्रयोग हुआ हो विशेषण के रूप में, ये सब अभी आएगा आगे तो हम बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पापी में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। आगे हम लोग 31 में देखें, फिर वही बचा खुचा था, यही विलोम वाला आ गया है। दक्षिणायन का विलोम क्या होगा? तो जब दक्षिणायन का मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं भूगोल में, सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, यानी सूर्य दक्षिण की तरफ जा रहा है। दक्षिण की तरफ कब जाता है दोस्तों, ठंड में। और जब गर्मी आती है सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है, तो इसका उल्टा उत्तरायण होगा। विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा। और ईशान का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। ये ईशान, ईशान क्या होता है आप लोग को मैं बता दूं, थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा ये हमेशा आपको याद रहेगा। ये नॉर्थ समझ लीजिए इसको, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ये उत्तर और पूरब के जो बीच वाला ये एरिया होता है, उत्तर और पूरब के बीच को हम लोग ईशान कहते हैं। ईशान किसे कहते हैं, उत्तर और पूरब के बीच को। और इसका उल्टा क्या हो जाता है, वेस्ट और साउथ के बीच को, वेस्ट और साउथ के बीच को हम लोग वायव्य बोलते हैं, वायव्य। तो ये होता है, इसका उल्टा ये हो गया। तो विस्थापन का अवस्थापन बोल जाता है, कर दिया, यानी वो एक तरफ विस्थापन मतलब दूर हो जाना, ये अवस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ पर पलायन का मतलब गायब हो जाना, और ये आगमन हो जाएगा, इसका उल्टा आ जाना। तो यही सब है। 32 का हम लोग देखें, 32 में क्या हो जाएगा हमारा, इप्सित। खूब पढ़े होंगे आप लोग इसको, इप्सित एक शब्द है, इसका विलोम बताना है, अनिप्सित हो जाता है। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। विकल्प नंबर ये बी सीधा से लग रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। आगे हम लोग अगर देखें 33 वाले में, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? तो विलोम वाला ही है, तो जो सही है उसे बताना है, यानी 3 गड़बड़ होंगे, एक सही है, उसी सही वाले को हमें पकड़ना है। बर्बर का मतलब असभ्य होता है, और इसका उल्टा सभ्य होता है। यस, ये तो सही है, तो यही सही होगा। तो और कहीं तो हमें ऐसा नहीं लगा कि यहाँ गड़बड़ी कुछ दिख रही है, तो यस यही हमें क्लियर है, तो हम यही मार देंगे, यही सही है। अब हम देखते हैं भाई जो गड़बड़ है तो वो क्यों गड़बड़ है। ये अर्पित का मतलब किसी को दे देना,
और इसका उल्टा ग्रहण हो जाता है, विमुख नहीं होता है। विमुख का उल्टा सम्मुख होता है, अर्पित का उल्टा ग्रहण होता है, मतलब एक्सेप्ट कर लेना। तो ये हो जाता है। और यहाँ भी मैंने पढ़ा उत्तरायण का दक्षिणायण होता है, अस्तांचल नहीं होता, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। आलोक मतलब एक तरह का प्रकाश होता है, इसका उल्टा जो है वो तिमिर हो जाता है, तिमिर। और ये भी तो यहाँ उल्टा दे दिया है, उत्कर्ष का जो है ये हो जाएगा। तो फिलहाल आलोक का तिमिर होता है। तो सारी चीजों को हमने बता दिया, तो सही हमारा ए वाला था। आगे हम लोग अब देखें 34 में। तो यहाँ जो हम 34 वाले में देख रहे हैं, यहाँ हमारा क्या है देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न। मसृण, मसृण का विलोम बताइए। तो मसृण का मतलब दोस्तों स्मूथ होता है, मुलायम। आप लोग इंग्लिश में जिसे स्मूथ बोला जाता है, हिंदी में उसे मुलायम। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, खुरदुरा होता है। खुरदुरा को मसृण, यानी मसृण एक संस्कृत वर्जन का है, तो संस्कृत वर्जन में ही हमको बताना है। तो अगर हिंदी में पूछा होता मुलायम, तो हम उसका उल्टा खुरदुरा कर देते, लेकिन ये संस्कृत में पूछा है मसृण, तो हम लोग इसका संस्कृत में ही उल्टा देंगे, तो रुच हो जाएगा। विकल्प नंबर ये रुच। और मुक्त का जो है हम लोग ग्रस्त बता देंगे, कोई रोगों से मुक्त हो गया, कोई रोगों से ग्रस्त है, तो इसका ग्रस्त हो जाएगा। और बीरथक मतलब जो रथ पर नहीं है, और इसका उल्टा रथ हो जाएगा। और संपत मतलब जिसके पास संपत्ति हो, और ये इसका उल्टा कर देंगे विपत्ति। आगे देखें, विपद कर देंगे तो भी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 35 में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो हमें शुद्ध वाक्य को चुनना है, कौन सा शुद्ध है। तो देखते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तभी हम कर पाएंगे इसे। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। तो अभी नहीं समझ में आया, इसको यहीं पेंडिंग में रखते हैं, आगे देखते हैं। एक पानी का गिलास दीजिए। तो देखें क्या सीधा सीधा ही लग रहा है, हमारी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। तो एक गिलास पानी दीजिए, ये सही होता है। तो एक गिलास पानी दीजिए, तब सही होता, यानी ये गड़बड़ हो गया, ये तो सही हो गया। आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो इसमें तो सही है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है। चलिए हम अभी इसको भी सही मान लेते हैं। आगे देखते हैं, आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ। तो दोस्तों जब में धन्यवाद में जुड़ गया, तो यानी ऑटोमेटिक इसमें सहित जुड़ा हुआ है, तो यहाँ सहित अनावश्यक रूप से लगा दिया गया है। तो यही आपका यहाँ गलत है, ये निरर्थक हो गया यहाँ। तो ये सहित नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये भी गड़बड़ हो गया। अब यहाँ देखिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, तो मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, ये ऐसा सही होता, कर रहा था। तो ये ऐसा होता, करता नहीं, तो इसलिए ये भी गड़बड़ होगा। सही हमारा सी ही वाला है, यही। आगे देखें 36 में। जब भी आपको ऐसा आए तो चारों सेंटेंस को पढ़े बिना आप निर्णय नहीं लेंगे। शुद्ध अशुद्धि वाले में निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध अशुद्ध चुनिए। तो हमको चुनना है जो अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य को चुनना है हमें। तो देखें, वह प्रतिव्रता है। पतिव्रता मतलब जो सिर्फ अपने पति से प्यार करती हो, उसे पतिव्रता बोला जाता है। और अनेक आप लोग पढ़े होंगे अनेक शब्दों में एक शब्द। और परकिया मतलब जो अपने पति के अलावा किसी और से लव करती है, तो उसे परकिया बोल दिया जाता है। तो वह पतिव्रता है। चले हम आगे बढ़ते हैं, इसे पेंडिंग में रखते हैं। उपर्युक्त वाक्य सही है। मेरे प्राण संकट में हैं, शराब पीना विष से भयंकर है। यस, यही गड़बड़ है, बाकी सब सही है, ये भी सही, ये भी सही है। तो हमें अशुद्ध पूछा, अशुद्ध ये डी वाला है, क्योंकि शराब पीना विष से भयंकर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं विष से अधिक खतरनाक है, या भयंकर, यहाँ तो अधिक जोड़ दिया होता सही रहता, इसलिए यहाँ पर ये डैमेज कर दिया। तो डी वाला हमारा ये सही है। सही नहीं है मतलब अशुद्ध है, तो अशुद्ध पूछा तो अशुद्ध के दृष्टि से ये ऑप्शन सही है। आगे देखें 37 में हमारा क्या है, अशुद्ध वर्तनी के शब्द चयन करें। जो अशुद्ध वर्तनी है, तो यानी जो अशुद्ध है उसी को बताना है। फिर से आप लोग इसे रिमाइंड कर लीजिए कि अशुद्ध जो है उसे बताना है जो अशुद्ध है। तो उत्कर्ष, यस, या ऐसे ही लिखा जाता है उत्कर्ष। वाड्मय ऐसे ही लिखा जाता है।
वैमनस्य ऐसे ही लिखा जाता है। महत्व, तो देखें दोस्तों एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे आप तत्व अगर लिखते हैं, तत्व में आधा त 2 बार रहते हैं, ऐसे फिर ऐसे। कुछ लोग तत्व को केवल आधा त लिख के ऐसे कर देते हैं, तो ये वाला गलत होता है। तत्व में आधा त 2 बार रहते हैं, तो ये वाला तत्व सही है। लेकिन जब आप महत्व लिखते हैं, महत्व, तो उसमें केवल आधा त एक ही बार रहता है, तो ये वाला होना चाहिए। तो इसमें 2 बार दे दिया है, तो यही गड़बड़ है। विकल्प नंबर डी हमारा अशुद्ध है। आगे देखें हम लोग 38 में, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ से जो शुद्ध होगा उसी को बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला हमारा कौन सा है? तो हम लोग बचपन में खूब खेले हैं, उसे हम लोग बचपन में अमिताभ छरी बोलते थे, लेकिन अंत में उसका पता चला कि उसका सही वर्जन अंत्याक्षरी है। एक व्यक्ति गाना गाता है, तो जिस शब्द से वो गाने का अंत करता है, उसी शब्द से उसके प्रतिद्वंदी को गाना गाना पड़ता है। जैसे जैसे कह दिया हम तेरे हैं सनम, तो मैं आया तो उसके प्रतिद्वंदी को मैं से गाना गाना पड़ता था, तो वही बात है। तो इसको शुद्ध रूप से अंत्याक्षरी बोला जाता है। विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका, ये बी वाला। आगे अगर हम लोग देखें ये 39 में, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? बहुत ही गजब का प्रश्न है, कई एग्जाम में कई कई बार ये पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा इसको। संध्या और रात्रि के बीच समय, जैसे मान लीजिए ये संध्या है और ये रात्रि है, तो इसके बीच का जो समय होता है दोस्तों, गोधूली बोला जाता है। तो ये विकल्प नंबर बी। क्यों गोधूली? गोधूली क्या मतलब? गो मतलब गाय, धूली मतलब धूल। जैसे जो ग्वाले होते हैं, गाय को अपने लेकर चराने जाते हैं, और जैसे ही शाम होने वाला होता है, शाम से सूर्य की जो लालिमा दिखाई देती है, तो सूर्य डूबने से पहले अपनी गायों को हाँक कर लाते हैं। सभी गायें एक साथ दौड़ती हुई आती हैं, तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती है और सूर्य की जो लालिमा होती है, लाल लाल किरणें होती है, उसके बीच वो धूल दिखाई देती है, इसी को गोधूली बोला जाता है। तो ये चीज याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। आगे हम लोग अगर देखें यहाँ से ये 40 वाले में, तो ये अनुत्तरित। अनुत्तरित का मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर देख लिए आप लोग, जो है जिसका उत्तर न दिया जा सके। उत्तरित का मतलब होता है जिसका उत्तर दिया जा सके, दिया गया हो। अनुत्तरित का मतलब जिसका उत्तर न दिया गया हो। तो ये बात है यहाँ ये डी वाले में। तो बाकी यहाँ जो दिया गया है, इसका उत्तर तो यही होगा। और जो आलोचना के योग्य हो, तो आलुंचन उसे हम लोग बोलते हैं। और जिसके अंदर अर्थ भरा हो, उसे हम लोग सार्थक बोलते हैं, ये वाला। और जिसका उत्तर दिया गया हो, उसे उत्तरित बोलते हैं, और जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित। आगे देखें ये 41 में, ये आपको जो पूछा गया है, ये सधवा, सधवा शब्द एक दे दिया गया है। इस वाक्य को क्या कहा जाता है, जो है यानी उसे हमें, जैसे ना अनेक शब्दों का एक शब्द होता है, जहाँ एक शब्द दे दिया है तो उसे अनेक शब्दों में फैलाना है, अनेक शब्दों में बताना है। तो सधवा आप लोग जानते हैं, तो मतलब कोई औरत है, उसका पति एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो उनको विधवा बोला जाता है। और यही पति होता है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती तो उसे विधुर बोला जाता है। और कोई पत्नी, उसका पति जीवित है, तो उसे सधवा। तो यहाँ पर ऐसी स्त्री जिसका पति जीवित हो, तो ये वाला हो जाएगा आपका ए वाला। और ऐसी स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, तो उसे अध्यूड़ा बोला जाता है, यानी उसको आधे रास्ते पर ही छोड़ दिया, अध्यूड़ा। तो उसे अध्यूड़ा बोला जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश में हो, तो जो है प्रोषित पतिका उसे बोला जाता है, प्रोषित पतिका, यहाँ लिख लेना आप लोग, प्रोषित पतिका। तो वो होता है ऐसी स्त्री जिसका पति व पुत्र दोनों न हो। तो जिसका पति और पुत्र दोनों ना हो, तो उसे अवीरा बोला जाता है। जिसका पति और पुत्र दोनों हो, यानी वो वीर है, तो वीरा बोला जाता है। जिसके दोनों ना हो, वो जो है वो अवीरा बोला जाता है। और यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर अबला किसे बोला? अबला मतलब बेसहारा औरत जो होती है, कमजोर होती है, जिसका कोई सहारा नहीं, उसे अबला बोला जाता है। आगे देखें, यहाँ देखें दोस्तों, हमारा जड़ से लेके चेतन तक जो एक शब्द होता है, अभी मैं उस पर चर्चा किया था। तो अपाद मस्तक का मतलब ये क्या होता है कि सर से लेके पांव तक, या जड़ से लेके चेतन तक। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? पैर से लेके मस्तक तक, ये होगा विकल्प नंबर बी।
जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों। तो यहाँ पर ये नहीं है जो पैरों से पान करता है, यहाँ पर यही होगा बी वाला, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या है, तत्सम से तद्भव बने सही शब्दों का जोड़ा को पहचानिए। तो सही शब्द को या सिर्फ इतना मार्किंग करना है हमें, जो सही शब्द है उसी को। तो देखते हैं, तत्सम एक तरफ तत्सम होना चाहिए, उसके बाद तद्भव। तो यहाँ पर हमारा क्या है, सही शब्द क्या है, कदली केला। तो यस, तो जो है यही यही वाला हमारा सही है, क्योंकि केला का तत्सम कदली होता है। तो 43 का हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला ही होगा, विकल्प नंबर ए। तो और यहाँ पर धान, ये धनिया, वड़ी बड़ी, ये सब जो दिया है ये सब में गलत है, गलत का प्रयोग हुआ है। आगे देखें 44 में, 44 में हमारा क्या है, तद्भव तत्सम में कौन सा युग्म सही है। तो तद्भव एक देखिए यहाँ पर, अब जो है पहले तत्सम तद्भव देता था, अब तद्भव तत्सम दे दिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पहले तद्भव आएगा उसके बाद तत्सम। तो कौन सा शब्द युग्म सही है, तो कौन सा सही है देख लें। तोंद, तोंद मतलब आप लोग जानते हैं, तोंद हम लोग जो पेट निकल जाता है उसे तोंद बोलते हैं। तो ये तद्भव है, इसका तत्सम तुंद होता है, तुंद या तुंड बोल दिया जाता है कहीं कहीं। तो ये सही है। तो कौन सा शब्द युग में सही है, तो 44 का ए वाला, यही वाला सही है, क्योंकि हमें पता लग गया तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 44 का सी ही सही है। ये मतलब गलत हो गया है, तो तुंद्र दे दिया है ना, तो कहाँ से सही होगा, सॉरी, ये तुंद्र दे दिया है, मैंने बताया तुंड होता है या तुंद। तो ये इसका मतलब ये गलत हुआ, सही अभी हमें नहीं मिला है। तो हमें लगा कि ये गलत पूछ रहा है। तो भूख का ये बुभुक्षा होता है, विभुक्षा नहीं। तो ये ई का मात्रा यहाँ नहीं लगेगा, ये बल्कि व पे ऊ का मात्रा लगेगा, बुभुक्षा। तो भूख एक तद्भव है, इसका तत्सम बुभुक्षा हो जाएगा, तो इसलिए ये भी गड़बड़ हो गया। और क्यों का किम पुनः, किम पुनः ऐसे होता तब ये सही होता। और क्या का जो क्या होता है ये भी तद्भव है, इसका तत्सम कापुन होता है, कापुन। तो ये सब चीज़ों को याद रखेंगे। तो ये सब मैंने बता दिया, ये सब क्यों गड़बड़ थे, इसीलिए गड़बड़ थे। और जबकि ये प्यास एक तद्भव है, इसका तत्सम पिपासा, यस ये सही है, सी वाला ही आपका सही है 44 का। 45 का अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ यानी कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका दूसरे पक्ष से सोचिए कि कौन, इसका मतलब कौन सा शब्द तत्सम है, एक ही तत्सम होगा, बाकी सब तद्भव होंगे, तो उसी तत्सम वाले को पकड़ना होगा। तो देख रहे हैं, ख आ गया तो पहले से ही हटा दीजिए, यहाँ ख आए तो तद्भव होता है, उसका तत्सम बनाने के लिए छ करना पड़ता है, छ से छत्री, ये वाला तो नक्षत्र हो जाएगा, इसका नक्षत्र हो जाएगा इसका तत्सम। धुआं का धूम्र हो जाएगा, धुआं तद्भव है, इसका तत्सम धूम्र। और ये नींद दे दिया है, नींद का निद्रा हो जाता है, निद्रा तत्सम हो गया। और यहाँ अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव आग होगा। तो यही वाला सत्य है हमारा पहला, यही तत्सम है, बाकी सब तद्भव थे, तो उसके सामने मैं आपको तत्सम लिख दिया। आगे देखें 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। स्वाभाविक सी बात है, तत्सम कौन सा है तो वही बताना है। यहाँ नासिका आप लोग देख रहे हैं, यही वाला तत्सम है। यह नाक, नाक जो होता है नोज, इसी नाक एक तद्भव है, इसका तत्सम नासिका है। तो यस यही वाला हमारा सही है। और यहाँ पर नारियल, धरता, नाद और ये शब्द जो है, ये सब के शब्द जो है तद्भव हैं। अगर इसका तत्सम की हम लोग बात करें तो नारियल का नारिकेल होता है, नारिकेल, नारिकेल तद्भव, इसका तत्सम हो गया। धरता का धत्री होता है, ये ध और त पे री का मात्रा और उड़ंतु और रवि दोनों रहेगा। तो और आगे देखें हम लोग 46 47 हो गया, ये धुंधला,
धुंधला शब्द का क्या होगा दोस्तों? ये धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? स्वाभाविक सी है, वही जो मैंने अभी बताया था, गुणवाचक है। धुंधला एक तरह का गुण ही है। सारा नाम क्रम, क्रम का मतलब जैसे क्रमवाचक विशेषण का मतलब जैसे वह तीसरे स्थान पर रहा, तो वहाँ ये तीसरा आ गया, वह मतलब उसका नंबर 5वें स्थान पर है। तो जहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरह से आए, वो क्रम एक तरह का क्रम बताता है, समुदाय वाला। यहाँ समुदाय की बात होती है, तो यहाँ गुण होगा। ये देखिए हमारा आप ये विशेष विशेषण का है, जलीय। विशेष विशेषण में एक बात और होती है, जो मूल शब्द होते हैं ज्यादातर वो विशेष होते हैं, मूल शब्दों से जो मॉडिफाइड कर दोगे तो विशेषण हो जाएगा। जैसे जल एक विशेष है, और जल से जितने शब्द मॉडिफाइड होकर, जैसे जलीय, जलमय, जलमग्न, ये सब जो होता है विशेषण हो गए। तो विशेष से पूछा है, यानी विशेष जल मूल शब्द है। मूल शब्द जो होते हैं वो 90% केसेस में वो विशेष ही होते हैं, और जो मूल शब्दों से मॉडिफाइड करके बनाया जाएगा वो विशेषण। तो यस, यही वाला हमारा आंसर होगा। आगे देखें, प्रयोग की दृष्टि से पांडु शब्द क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आता है जो बच्चे बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो पांडु शब्द क्या है? कह रहे हैं केवल विशेष, केवल विशेषण, विशेष विशेषण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पांडु मेरे भाई एक नाम भी हो सकता है, और पांडु एक तरह का विशेषण भी हो सकता है। जैसे पांडु किसी की, मान लीजिए, नाम है। जैसे आपको एक बता दूं, अंकित नाम है एक, अंकित किसी का नाम भी हो सकता है। और अंकित मतलब छपा हुआ मूल्य होता है। आप लोग पढ़े होंगे, लिखा रहता है इसका अंकित मूल्य इतना, अंकित मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य। और अंकित किसी का नाम, अगर नाम है तो विशेष्य हो गया। अगर वो जो प्राइस के हिसाब से है तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, वो विशेषण हो जाएगा। इसी तरह पांडु अगर नाम में प्रयोग हुआ है संज्ञा के रूप में, तो ये जो है विशेष्य हो जाएगा। और यदि वह जो है किसी अन्य के रूप में, एक माध्यम के रूप में प्रयोग हुआ है, तो वो विशेषण। तो यानी ये दोनों में प्रयोग हो सकता है ऐसे नाम। आगे देखें, 50 में कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द विशेषण है हमारा? तो घरेलू, देख रहे हैं, घरेलू। तो स्वाभाविक सी बात है, घर से बना है यानी मॉडिफाइड है, तो यही हो जाएगा विकल्प नंबर बी। और उपनिवेश, चक्षु, उपार्जन, ये सब जो है ये विशेष्य हो सकते हैं। आगे देखें 51 में, तो 51 में अगर हम लोग यहाँ देखें तो कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? बहुत ही गजब का प्रश्न है। अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो देखें, तिमिर, तिमिर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अंधकार ही होता है। इसका अंधकार के पर्यायवाची में आप लोग पढ़ेंगे तिमिर, अनहरिया, तम, ध्वांत। और ये आंधरा, आंधरा जो होता है ये अंधा का प्रयोग पर्यायवाची में ज्यादातर आता है। तो ये डी वाला आपका अंधकार पर्यायवाची में नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। आगे देखिए हम लोग अगर 52 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है, गलत जोड़े में आ रहा है वो? देखिए, अगस्त्य, अमित। अमित का मतलब एक जैसे होता है भारी भरकम या विशाल होता है। यहाँ अगस्त में ये जो है गड़बड़ कर दिया है, तो यही वाला आपका जो है ये जो मतलब गलत है। तो गलत वही हमारा उत्तर हो गया। अज्ञ का मतलब अबोध, तो ये हो गया। अयोध्या, साकेत, आंधी, झंझावत, यस। तो ए वाला हमारा यही त्रुटिपूर्ण है। तो 52 का हमारा हो गया, ए वाला ही गड़बड़ है, बाकी सब सही है पर्यायवाची की दृष्टि से। आगे हम लोग अगर ये 53 वाले में देखते हैं, कौन सा कबूतर का पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पर आप लोगों देखे होंगे, पढ़े होंगे कबूतर के बारे में, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, कबूतर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कबूतर के आंख के किनारे किनारे देखेंगे कुछ खून जैसा लाल रहता है, ऐसा लगता है उसकी आंखों से खून गिर रहा है। तो इसीलिए कबूतर को रक्त लोचन बोल दिया जाता है। रक्त मतलब ब्लड, और लोचन का मतलब आंख, यानी उसकी आंखों में रक्त भरा है इस तरह से। तो रक्त लोचन भी होता है कबूतर के पर्यायवाची में। ये कपोत भी होता है, परेवा भी होता है, कबूतर पर्यायवाची में सब आते हैं। और पायोज, पायोज ये कमल का पर्यायवाची में आता है। कहीं भी आपको मिले, अंत में ज्यादातर ज हो, जैसे पंकज, जलज,
पायोज, अंत में जय जहां लगा हो समझ लीजिए वो जो है वो कमल का ही पर्यायवाची है। तो फिलहाल हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पर सी होगा, क्योंकि कबूतर का पर्यायवाची शब्द शब्द है। सॉरी, यहाँ पर जो है आपको ना क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी किया है। कौन सा इसको ऐसे पूछना चाहिए था, कबूतर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है ऐसे पूछना चाहिए था, क्योंकि कबूतर पर्यायवाची में तो ये तीनों हैं, तो सिर्फ ये नहीं है। तो यही थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दिया है। आप लोग क्वेश्चन को सही कर लीजिए। ये पायोज, पायोज जो है ये नहीं है, बाकी सब हैं। कहीं कहीं मिसप्रिंटिंग हो जाती है। आगे देखें हम लोग 54 में, कौन सा गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न। तो पहले आप देख लीजिए गणेश के पर्यायवाची में कौन कौन आते हैं। हेरम्ब आते हैं, सबको पता है। विनायक, मोदक प्रिय, ये सब आते हैं गणेश जी के पर्यायवाची में। और वातने ये गणेश जी का पर्यायवाची नहीं आता है। गरुड़ आप पढ़ेंगे, गरुड़ जो लक्ष्मी का वाहन, एक तरह का बांस जैसा पक्षी होता है, तो उसका पर्यायवाची में ये वातने आता है, जो हवा से बात करता है, यानी हवा में चलता है। तो ये, तो विकल्प नंबर बी ही आपका गणेश पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब में है। 55 में अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन तीर का पर्यायवाची शब्द है? तीर का पर्यायवाची शब्द है, तो तीर के पर्यायवाची में दोस्तों ये शर भी आता है, विशिख भी आता है, शायक भी आता है। ये तूड़ी जो होता है, ये तरकस, ये तरकस जिसमें तीर भरी जाती है वो होती है। तो ये तरकस के पर्यायवाची में ये तरकस का, ये तूड़ी जो है ये तरकस का पर्यायवाची है। तो विकल्प नंबर डी ये। फिर यहाँ पर भी मिस्टेक किया है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, इसमें मिसप्रिंटिंग है। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तीर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिएगा, मिसप्रिंटिंग है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो तीर का पर्यायवाची में कौन सा नहीं है? तो तूड़ी नहीं है, और ये तीनों हैं। तो हमें कैसे पता लगा भाई ये क्वेश्चन गलत है? क्योंकि हमें लग गया, हाँ मुझे मालूम है तीर के पर्यायवाची में ये सब आते हैं, केवल ये नहीं आता, तो यानी क्वेश्चन में यहाँ नहीं रहना चाहिए था। तो फिलहाल आगे बढ़े हम लोग 56 में, कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो ऐसा पर्यायवाची का जोड़ा कौन सा गलत है यहाँ पर, उसे हमें बताना है। तो देखें, दर्पण, दर्पण मतलब जिसमें हम लोग शीशा देखते हैं, आईना होता है। दर्पण का जो होता है शीशा, कांच, आईना, अरसी, ये होता है। यस, ये तो सही है, लेकिन त्रुटिपूर्ण हमको खोजना है जो गलत हो। दानव, दानव मतलब एक तरह से राक्षस होता है। राक्षस रात में चलते हैं बताया जाता है, तो रात में चलने वाला, निशा मतलब रात में, चर मतलब चलने वाला, तो रात में चलने वाला दानव राक्षस होता है, भूत प्रेत होते हैं। तो ये होता है, ये भी सही है, लेकिन हमें गलत बताना, अभी हमें गलत नहीं मिला। ये शर्करी, तो ये शर्करी यहाँ पर क्या है दोस्तों? ये वाला जो हमारा ये 56 में पूछा है, ये शर्करी क्या है? शर्करी एक तरह का दरिया होता है, नदी या दरिया टाइप का कुछ होता है, तो ये होता है शर्करी का मतलब। तो इसका मतलब दुर्गा के पर्यायवाची में ये दरी, ये शर्करी नहीं आएगा, शर्करी दरिया के पर्यायवाची में है। तो यही आपका ये त्रुटिपूर्ण है। और बाकी नदी का तटनी होता ही आप लोग जानते ही हैं। आगे देखें 57 में, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? यह देखो पत्थर दे दिया है और इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चलिए, पत्थर का पर्यायवाची में पाहन आता है, पखान आता है, अश्म आता है, लेकिन ये जो किशलय है दोस्तों, ये नहीं आता है। किशलय का मतलब ये होता है कली होती है, जैसे होता है ना कोई फूल खिलने वाला होता है, उससे पहले वो कली होता है, तो कलिका, तो कली होता है किशलय। तो यही नहीं है पत्थर में, और बाकी सब आते हैं, अश्म, पखान। और यहाँ ध्यान दीजिए, पखाना नहीं है, पखाना मतलब गंदगी या मल हो जाएगा, तो ये केवल पखान है। तो पाहन, पखान, अश्म, पाषाण, ये सब जो है पत्थर पर्यायवाची में आएंगे। आगे देखें, और यहाँ पर कौन सा शब्द नहीं है? तो बी वाला ही आपका आंसर होगा। 58 में, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वायु का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? फिर यहाँ पर हमें, मैं मार्किंग जरूर किया हूँ यहाँ पे, नहीं है। तो समीर होता है, अनल होता है। कुछ लोग कहेंगे सर जो है ये
अनिल जो है, अनल मतलब ये अनिल है। तो कुछ लोग कहेंगे सर अनल क्या होता है? अनल मेरे भाई आग का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज न होइएगा। समीर, अनल, मारुत, ये सब जो होता है ये इसके पर्यायवाची हैं। जबकि आद्री ये जो होता है इसका पर्यायवाची हवा का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग कमेंट्स में बताइए इसमें क्या है। तो आद्री नहीं है। आगे हम लोग देखें, आगे हमारा क्या है आंसर, ये 59 में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का पर्यायवाची शब्द है? तो विद्युत का पर्यायवाची शब्द, विद्युत मतलब जो इलेक्ट्रिक इंग्लिश वो वाला विद्युत है। तो विद्युत का पर्यायवाची कौन सा है इसमें वो बताना है, जो है उसी को बताना है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ क्षणप्रिय, क्षणप्रिय जो है विद्युत का पर्यायवाची है। यहाँ पर 59 का बी हो जाएगा आपका यही वाला। और विप्र का मतलब एक तरह का होता है दोस्तों यहाँ पर, जैसे पुराण होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, ज्ञानी होता है, वो होता है। मार्जरा और सीखी तो मोर का पर्यायवाची में आ जाता है। तो आगे अगर हम लोग देखें ये 60 में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है? लास्ट प्रश्न है हमारा यही। तो कौन सा जो है ये पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण यानी गलत जोड़ा यहाँ प्रयोग हुए हैं? तो मेढक का पर्यायवाची में ये शातुर आता है, यस सही है। मैना के पर्यायवाची में ये शारिका आता है, ये भी सही है। मयूर मतलब मोर, मोर के पर्यायवाची में करेंगे शशि प्रभा आती है। नाम में ही छिपा है दोस्तों, आप लोग देखेंगे शशि मतलब चांद, मतलब रात होती है। और प्रभा मतलब एक जैसे ज्वाला होता है एक तरह का। तो रात में एक तरह का जो ज्वाला होता है शशि प्रभा जो होता है, तो ये गलत है। एक तरह का चांदनी की रात जो होती है वो हो सकता है। तो मोर में ये चांदनी की रात कहाँ से आ जाएगा? यही गड़बड़ी है यहाँ पर। और यशोदा का नंद रानी यानी नंद की रानी। तो यस सब सही है, ये सी वाला यहाँ पर गड़बड़ था। तो हम लोगों ने भली भांति दोस्तों ये जो सामान्य हिंदी का दृष्टि आईएएस का ये जो तीसरी टेस्ट सीरीज थी, इस तीसरी टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तक था, इसको हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हम लोग मिलेंगे अगले अपने इस चौथे टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार।